सामाजिक विज्ञान को कक्षा कक्ष में अच्छे ढंग से हम प्रतिपादित कर सके, इसके लिए कौन कौन सी ऐसी रणनीतियां हम बनाएंगे, कौन कौन सी ऐसी गतिविधि को उस क्लास में हम लागू करेंगे जिससे कि बच्चा अच्छे ढंग से उसको अडॉप्ट कर सके, बच्चा उसको ग्रहण कर सके। तो इस तरह से हम नई बातों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और इसमें इसका कुछ पर्पस भी है। सोशल साइंस विषय में जो स्ट्रेटजीज है उस स्ट्रेटजीज के कुछ पर्पस है, क्योंकि यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान के जो टीचर होते हैं जो क्लासरूम में जाते हैं और क्लासरूम में जाने के बाद सामाजिक विज्ञान में उनको कई ऐसे विषयों को बताना पड़ता है बच्चों के साथ। कोई एक विषय नहीं है सामाजिक विज्ञान, वैसे तो सामाजिक विज्ञान के बहुत ही बृहद विषय है जो कि आगे हायर सेकेंडरी में उसकी पढ़ाई होती है, लेकिन सेकेंडरी लेवल तक हम देखते हैं कि सोशल साइंस में मुख्यतः जो है 4 विषय ही क्लासरूम में या बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। इन विषयों को जो सोशल साइंस के टीचर हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं। और जो सोशल साइंस के जो टीचर हैं वो क्लास में जाते हैं तो उनको 1-2 बच्चा नहीं मिलता है, बल्कि एक क्लास में 30 से 60 बच्चे होते हैं, किसी किसी क्लास में 40 भी होते हैं, 50 भी होते हैं, लेकिन अधिकतम 60 बच्चे ऐसा सेकेंडरी लेवल तक जो है देखा जाता है कि क्लासरूम में रहते हैं। और ये जो बच्चा होता है वो अलग अलग व्यक्तित्व का बच्चा होता है, उनका IQ लेवल भी अलग अलग होता है, उनकी ज्ञान की क्षमता भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर है कि जो सब्जेक्ट टीचर उस विषय को लेकर के जा रहे हैं तो वहाँ पर उनका उद्देश्य यही होता है कि उस विषय में जो वो एक निर्धारित लक्ष्य रखते हैं कि हमको इस विषय को उसको बता देना, अच्छे ढंग से बता देना है ताकि वो अपने जीवन में भी उसको ग्रहण कर सके। और इस सोच के साथ जो है सोशल साइंस के टीचर जो है क्लासरूम में जाते हैं, अपने विषय को रखते हैं और इस विषय में वो जो भी विषय पढ़ाते हैं, जो भी 4 में से कोई भी विषय पढ़ाते हैं, तो उस विषय को अच्छे ढंग से बच्चों को बताने के लिए जो है कुछ स्ट्रेटजीज है जिसको कि हम अगर लागू करें तो निश्चित तौर पर बच्चा उसको बहुत अच्छे से ग्रहण करेगा, बहुत अच्छे से समझेगा और बहुत ही अच्छा क्लास होगा, अट्रैक्टिव क्लास होगा और बच्चों के लिए बेनिफिशियल भी होगा। इसके कुछ स्ट्रेटजीज ये है कि जैसे हम देखते हैं कि कोई भी विषय लेके जाते हैं, कोई दृश्यांत लेके जाते हैं, उसकी हम व्याख्या करते हैं। तो दृश्यांत तय वो व्याख्या करते हैं और व्याख्या करके बच्चों को बताते हैं कि ये क्या विषय है और इससे आपको क्या सीख मिल सकती है, इसको जीवन में कैसे उतारेंगे। फिर मेरा लक्ष्य होता है कि बच्चा को जो हम पढ़ाते हैं, जो बता रहे हैं, उसका एक विस्तृत नोट भी बच्चा बनाए ताकि उसके पास जो है उसका ज्ञान जो है संग्रहित रह सके। और इसके अंतर्गत कुछ और भी रणनीतियां हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन क्लास है, तो जैसे कि प्रदर्शन जिसको बोलते हैं उस तरह का क्लास भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, डिबेट क्लास भी ऑर्गेनाइज करते हैं। और इस तरह से जो है ये जो रणनीतियां हैं, इन रणनीतियों के आधार पर हम नए नए तकनीक, नई नई विधियों के द्वारा जो है बच्चों को सोशल साइंस के क्लास में जो है जो शिक्षण अधिगम जो हमारा तकनीक है उसको हम प्रतिपादित करते हैं। सोशल साइंस के टीचर को क्लास में ये सोच करके इस निर्धारित विषयों को तय करके ही क्लास में जाना चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से उसको समझ सके, अपने जीवन में उतार सके। इसी की चर्चा आज के इस इन हाउस ट्रेनिंग में हमको आगे करनी है और बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजीज आएंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। अब सोशल साइंस जो विषय है उसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है हमारा कि हम जो विषय लेकर के जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट है डिस्कस द नीड द टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज इन सोशल साइंस। तो हम जो विषय लेकर के जाते हैं उस पर हम जो है उनके में आवश्यक चीजों पर चर्चा करते हैं। ये उद्देश्य है सोशल साइंस पढ़ाने का कि हम उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा क्या है, डिस्क्राइब वेरियस मेथड एंड टेक्निक्स यूज्ड इन टीचिंग सोशल साइंस, कि उसमें हम बहुत सारे ऐसे टेक्निक, बहुत सारी ऐसी विधि को लागू करेंगे ताकि बच्चा उसको अच्छे से समझ जाए। ये हमारा दूसरा उद्देश्य होता है सोशल साइंस के क्लास में। उसके बाद हम तीसरा ये भी बात हम गौर करेंगे सोशल साइंस के क्लास में
कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग रिसोर्स इन टीचिंग सोशल साइंस, कि हम जो संसाधन है उसको पढ़ाने के लिए जिन जिन संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं उसका महत्व क्या है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद है डिस्क्राइब वेरियस लर्निंग रिसोर्स यूज इन टीचिंग सोशल साइंस, और इसमें जो है जो विभिन्न अधिगम हम लगाएंगे, जो रिसोर्स लगाएंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, इसमें जो संसाधन है या बहुत सारे ऐसे समुदाय को हम जोड़ते हैं, तो उसको जोड़ करके जो है विषय को हम रखते हैं, ये हमारा उद्देश्य, उन समुदायों को भी अपने विषय के माध्यम से हम जोड़ सकें। उसके बाद है ऑर्गेनाइज क्लासरूम टीचिंग लर्निंग activities using various method and techniques discussed in the unit। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो हमारी शिक्षण की विधि है या जो तकनीक है उसको जो है उसको क्लासरूम में जो शिक्षण हम करा रहे हैं उसमें कौन सी ऐसे गतिविधि को हम व्यवस्थित करके बहुत अच्छे ढंग से जो है उन विषयों को बच्चों को समझा सके, ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आवश्यकता क्या है, नीड फॉर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज, ये जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज है, शिक्षण अधिगम गतिविधि जो है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो इसकी आवश्यकता है क्योंकि ये बहुत ही बृहद विषय है और कई ऐसे विषय का समायोजन होता है सोशल साइंस के क्लासेस में, इसलिए इन तकनीकों और विधियों को अगर हम लेकर के जाते हैं तो इंटरेस्टिंग क्लास होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान का जो विषय है वह बहुत ही बृहद और जो उलेवर और स्कॉट इन्होंने कहा भी है, अनुसंधान के आधार पर ये कहा भी है कि अगर सोशल साइंस के टीचर विभिन्न ऐसे विधि और तकनीकों के द्वारा क्लास में अगर नहीं शिक्षण करते हैं, वो पुरानी पद्धति पर अगर वो पुरानी गतिविधि जो है पहले से जो चली आ रही है, ट्रेडिशनल ढंग से जो चली आ रही है, उसके आधार पर ही हम सिर्फ क्लास में अपने विषय को रखते हैं, जैसे कि लेक्चर है या डिस्कशन है, इतना पर ही रखते हैं, तो बच्चा बहुत बोर होने लगता है, क्लास बोरिंग हो जाता है। तो हमको क्लास को एक्टिव करना है, तो सिर्फ उसी पद्धति पर हम नहीं जाएंगे। इसलिए सोशल साइंस के टीचर को जो भी विषय को लेकर के जा रहे हैं, उन विषयों को बच्चों तक हम कैसे पहुंचा दें, बच्चों के व्यवहार में कैसे उतार दें, तो इसमें हम सिर्फ पुरानी पद्धति से काम नहीं चलेगी, हमको नए नए ऐसे विधियों को उसमें लागू करना होगा ताकि हमारा शिक्षण अधिगम जो है वो बहुत ही अच्छा हो और उसका बच्चा भी प्रयोग करेगा, बच्चों में रुचि बढ़ेगी और बच्चा उसको अपने जीवन में भी उसको समाहित करेगा। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग अभी जैसे चर्चा भी हुई थी कि हम लोग पूर्व से ही निर्धारित कर लेते हैं कि इस तरह से जो हमारा जो मेथड पहले से चलता आ रहा है, जो कह सकते हैं लेक्चर का या डिस्कशन का, तो सिर्फ वहीं तक अगर हमारा रहता है तो वो सार्थक रूप नहीं लेता है। उसको सार्थक बनाने के लिए जो स्ट्रेटजीज है, जो टेक्निक है, जो मेथड है, उनको हम उसमें लागू करेंगे, क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी विषय बहुत ही अच्छा हो पाएगा। और यह तो जो होता है कि उसको किसी एक व्यक्ति को तो नहीं सिखाना है, समाज के विभिन्न विषय और समाज के विभिन्न ऐसे व्यक्तित्व वाले बच्चे भी हमारे क्लासरूम में रहते हैं, तो उन सबको जो है एक अच्छी शैली से उन विषयों को उनके समक्ष रखेंगे ताकि वो सीखे और जो है उसको विकास के विभिन्न चरण, चाहे वो भौगोलिक स्तर से हो, चाहे वो ऐतिहासिक स्तर से हो, चाहे सामाजिक स्तर से हो, चाहे आर्थिक स्तर से, वो सारे ऐसे विभिन्न चरणों को समायोजित करके उन विषयों को वो समझ सकेगा। इस तरह से इस उद्देश्य को लेकर के अगर हम सोशल साइंस के क्लास में जाते हैं तो निश्चित ही एक अच्छा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वहाँ पर बन पाता है, एक अच्छा क्लास हो पाता है। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि सबसे पहले जो हम लेक्चर मेथड देखेंगे कि लेक्चर मेथड जैसे व्याख्यान विधि, और इस विधि के द्वारा हम क्लास में जाते हैं।
विषय का व्याख्यान जो है टीचर के द्वारा होता है। शिक्षक जो है एक टॉपिक पहले से तय रखते हैं या उनका जो पाठ है वो तय रहता है, उस पर वो जो है अपना व्याख्यान देते हैं, लेक्चर देते हैं। और ये बहुत पुरानी पद्धति है। आधुनिक समय में यह पद्धति ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि अक्सर लोग इसी पद्धति से ही क्लास में जाते हैं, अक्सर स्कूलों में ऐसा देखा जाता है। लेकिन ये अभी वर्तमान परिस्थिति में जो है यह पद्धति जो है बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। और अच्छा भी है, कुछ मायने में ये अच्छा भी है और कुछ मायने में जो है इसमें कुछ कमियां भी है, क्योंकि यह पद्धति जो है बच्चों को कहीं ना कहीं निष्क्रिय बना देती है। क्योंकि लेक्चर मेथड जो होता है पूरी तरह से जो है टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, ठीक है, कि विषय जो है टीचर ही प्रतिपादित करते हैं। व्याख्यान जो है टॉपिक पर टीचर ही बोलते हैं। वन वे क्लास होता है, और वन वे क्लास में क्या होता है, टीचर तो एक्टिव रहते हैं लेकिन बच्चा इनएक्टिव हो जाता है। तो वहां पर सोशल साइंस के टीचर को ये देखना पड़ेगा कि हम जो विषय को क्लास में लेकर के जा रहे हैं, जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, चाहे इतिहास से संबंधित हो, चाहे अर्थव्यवस्था से हो, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, उस विषय का हमको एक बेसिक ज्ञान हो, ठीक है, और उस बेसिक ज्ञान के आधार पर हम अपने विषय को क्लासरूम में रखेंगे। और वहाँ पर हमारी भाव भंगिमा भी ऐसी हो ताकि बच्चा जो है उसको गौर से टीचर को देखे और सुने। उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए टीचर के पास, डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाकर के हम लेक्चर दे दिए और चले आए उस विषय पर। तो एक डेप्थ नॉलेज टीचर के पास होना चाहिए ताकि वो विषय जो रखता है बच्चों के सामने तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो और बच्चा उसको ध्यान से सुने। यहाँ पर क्रियाशील कौन हुआ? टीचर हुआ। बच्चा क्रियाशील नहीं है, बच्चा ध्यान से सुन रहा है, बच्चों का मानसिक विकास हो रहा है, लेकिन टीचर को यहाँ पर कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर हम पाठ का एक समुचित चयन नहीं करते हैं, एक अच्छे पाठ का चयन नहीं करते हैं और उसकी अच्छी तैयारी हमारे पास नहीं रहती है, उसकी प्रस्तुतिकरण की पूरी जो विधियाँ हमारे पास नहीं रहती, सामग्री नहीं रहती है, तो क्या है कि जैसे कि हमारा जो हम बोलते हैं वो हमारा जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही आकर्षक हो, हमारी भाषा शैली भी बहुत अच्छी हो, शब्दों का जो उतार चढ़ाव है, जो वाक्य का उतार चढ़ाव है वो भी अच्छा होगा। तो उससे क्या होगा कि बच्चे जो है उसको ध्यान से सुनेंगे और वहाँ उस विषय पर उनका ध्यान केंद्रित होगा, ठीक है। और केंद्रित होगा तो हालांकि ठीक है कि कुछ बच्चे उसको ग्रहण कर लेते हैं, जो बहुत तेज बच्चे होते हैं, जो शार्प माइंड के होते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन थोड़े मंद बुद्धि के बच्चे, एवरेज बच्चे जो है उसको बहुत ज़्यादा से नहीं समझ पाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक सोशल साइंस टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने भाषा शैली, विषयों का चयन और प्रस्तुतिकरण पर अगर ध्यान दे तो लेक्चर मेथड जो है प्रभावशाली हो सकेगा। और यहाँ पर उसमें बेनिफिट भी है कि इसमें एक समय, निश्चित समय सीमा में जो है हमारा जो विषय है उस क्लास में प्रतिपादित हो जाता है, उस विषय को हम रख पाते हैं और इसमें समय की बचत होती है और समय की, बच्चों की भी समय की बचत होती है, क्योंकि हमारी पाठ जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। टीचर पाठ योजना बना करके तय करके अगर जाए तो निश्चित तौर पर वो बच्चों को उसका ये कर सकेगा। और यहाँ पर एक क्या है कि भाषा की योग्यता का भी विस्तार होता है कि हम जो शब्द यूज कर रहे हैं, जो सेंटेंस यूज कर रहे हैं, नए नए ऐसे शब्दों को अगर हम वहाँ पर यूज कर रहे हैं तो बच्चे अगर उन शब्दों से अपरिचित है तो वो एक नई भाषा को समझ सकेंगे। और अपनी भाषा में अगर हम मातृभाषा में अगर उसका विषय का प्रतिपादन करें तो बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पर होता है क्या है, छात्र में सुनने की क्षमता का विस्तार होता है। इसका जो है वो जो टीचर जो लेक्चर दे रहे हैं सुन रहा है तो निश्चित तौर पर शांति से गाता अंदर के या जो अटेंशन वे में अगर वो बैठा हुआ है विषय को सुन रहा है तो निश्चित तौर पर उसके ज्ञान का विकास तो होगा ही, सुनने की क्षमता बढ़ रही है। और इस तरह से वो टीचर और बच्चों के बीच में जो है प्रत्यक्ष ज्ञान का आदान प्रदान होगा।
तो अगर इस तरह से हम लेक्चर मेथड को क्लासरूम में अगर हम अपनाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर जो है क्लास अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा टीचर सोशल साइंस टीचर को ये ध्यान रखना होता है क्योंकि इसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे क्रियाशील नहीं होते हैं, टीचर ही क्रियाशील है। और टीचर अगर क्रियाशील है, बच्चे को हमारा उद्देश्य ये होता है बच्चा भी हमारा क्रियाशील हो जाए। तो क्रियाशील हो जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे जो विषय हम रख रहे हैं उस विषय को हम ब्लैक बोर्ड पर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है ब्लैक बोर्ड पर उसको हम लिखते ही चले जाएंगे, तो बच्चा उसको जो है कॉपी में नोट कर लेगा। तो इस तरह के अगर हम पद्धति को अपनाते हैं, और सारे टीचर की यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका होती है कि क्लासरूम में एक एक बच्चों पर उसकी नजर रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लेक्चर दे रहे हैं और बच्चा चुप करके खाना खा रहा है या कुछ अपना अदर एक्टिविटीज में वो व्यस्त है। तो यहाँ पर जो सोशल साइंस के जो टीचर हैं उनको पूरा अटेंशन लेना है क्लास में, और सारे क्लास के एक एक बच्चों पर नजर डालते हुए अपने इस व्याख्यान विधि के तहत जो है वो अपने विषय का प्रतिपादन करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो उद्देश्य लेकर के वो क्लास में जा रहे हैं कि वो जो विषय का उन्होंने जो चयन किया है वो बच्चों को बता सकेंगे, सिखा सकेंगे। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड क्या है? इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विषय आते हैं, जैसे चर्चा किसी विषय पर चर्चा करते हैं आपस में, कोई विषय आता है तो हम चर्चा करते हैं। और इसमें यहाँ पर दिया भी है कि द वर्ड डिस्कस हैज बीन derived from the Latin root discutter। तो ये लैटिन शब्द है डिस्कटर, और उससे उसका मतलब होता है शेक एंड स्ट्राइक, यानी कि उसको हिलाओ और उछालो, यानी कि उस पर चर्चा करो, बहस करो। ठीक है, तो डिस्कशन मेथड में भी यही चीज होता है कि कोई विषय अगर हम बच्चों को दे देते हैं क्लास में, सोशल साइंस के टीचर है, जैसे हम खेती पर या हम कर सकते हैं रबी फसल कौन सा उस पर डिस्कशन करो, रबी फसल कौन सा मौसम में होता है, या हम देश की अर्थव्यवस्था पर कुछ चर्चा का विषय दे देते हैं कि वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, या वर्तमान में देश की राजनीतिक प्रणाली कैसा काम कर रही है, इस पर उसके चर्चा करो। तो यहाँ पर जो है टीचर और बच्चा दोनों ही क्रियाशील है। टीचर को ये तय करना होता है कि हम जो विषय देंगे बच्चों में चर्चा के लिए, वह विषय जो है समसामयिक हो, ताकि बच्चा उसको उस पर चर्चा करेगा और उस पर गहन चिंतन मंथन करेगा, और वो इतना उस बात का मंथन करेगा कि उसके मंथन के बाद जो है एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि सही में ये व्यवस्था क्या है या किस तरह से हो रहा है। इस तरह से जो है वह बैठ करके भी कर सकता है, एक से ज्यादा बच्चा 4-5 बच्चों का एक ग्रुप बना सकते हैं, या 6 बच्चों का ग्रुप बना सकते हैं, 10 बच्चों का ग्रुप बना सकते हैं। इस तरह से ग्रुप बना करके जो है वो जो है उन विषयों पर चर्चा मंथन करेगा, और इस तरह से जो है उस विषय को पूरा खंगालेगा, छानेगा। उसमें क्या होगा कि उसके चिंतन कौशल उसमें बढ़ेंगे, क्योंकि वो जब समूह में चर्चा कर रहा है तो जो विषय को रख रहा है उस विषय पर वो सोचेगा। मान लो कि हम गरीबी पर बात कर रहे हैं, तो गरीबी क्यों है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। अब गरीबी होने के पीछे क्या क्या कारण है, निर्धनता के क्या क्या कारण है, उस पर वो सोचेगा कि क्या वजह है जो कि वो व्यक्ति निर्धन है, कुपोषण का शिकार हो गया, तो कहीं ना कहीं उसमें शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण से वह जो है सामाजिक गतिविधि से अलग हो गया, या हम कह सकते हैं कि वो अशिक्षित रहने के कारण जो है उसको कोई काम नहीं मिल पा रहा है, तो या वो जो है समझ नहीं पा रहा है कि हमको कौन सा काम करना है, कौन सा अच्छा काम है, कौन सा बुरा काम है। तो इस तरह से वो जो है उस पर वो सोचेगा, और सोचने के बाद जो तय होगा उसका जो बात निकलेगी छान करके आगे, उससे वो सीखेगा कि हमको शिक्षित होना है, क्योंकि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षा की एक सामाजिक प्रणाली को बनाने में। ठीक है, तो वहाँ पर वो सीखेगा कि नहीं शिक्षित होना है, हमको पढ़ना है, और नहीं हम पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर
जो है धीरे धीरे गरीब होते चले जाएंगे, हम अपनी जीविका नहीं चला पाएंगे। और क्या गरीबी के पीछे वजह क्या क्या हो सकता है, तो अशिक्षा है, या फिर सामाजिक स्तर है, या समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उसकी वजह से ये कारण बनता है। तो वहां पर सोचने सीखने और समस्याओं से लड़ने का उसमें व्यवहार आएगा, और उस पर वो पूरा चिंतन करेगा अपने ग्रुप में। और इस तरह से जब उसके बीच में जब बातें होगी तो बात जो है बाद में निष्कर्ष पर पहुंचेगा, पूरा छन करके सामने आएगा। और जब बात बाहर आएगा, पूरा विश्लेषण जब आ जाएगा, तो बच्चा उसको नोट डाउन करेगा कि आखिर गरीबी के पीछे क्या क्या कारण है, कैसे गरीबी को दूर किया जा सकता है, इस गरीबी से उसको क्या क्या नुकसान है। इस तरह से जो है बच्चा इस डिस्कशन मेथड के द्वारा, जो चर्चा पद्धति जिसको हम बोलते हैं, इससे जो है उसके ज्ञान कौशल का विकास होगा। यहाँ पर देखिए शिक्षक और बच्चा दोनों क्रियाशील है, क्योंकि शिक्षक को विषय दिए और बच्चा उस पर काम किया, तो दोनों एक्टिव है। और यह पद्धति जो है आज के आधुनिक समय में बहुत ही फायदेमंद है। अभी ये पद्धति प्रचलित भी है, और ये हमको लगता है कि एक सोशल साइंस टीचर को इस पद्धति के द्वारा जो है क्लासरूम में जरूर से उन विषयों को रखना चाहिए, ताकि बच्चा में चिंतन मंथन का भाव पैदा हो, और चिंतन मंथन के द्वारा जो वो निष्कर्ष पर पहुंचता है, जिससे कि उसके ज्ञान कौशल का विकास होता है। और वह उन समस्याओं का यहाँ पर सिर्फ ज्ञान ही नहीं बढ़ता, बल्कि वो समस्या जो है, समाज में जो समस्याएं व्याप्त है, उन समस्याओं के निदान के लिए भी वो सोचता है, और सोचेगा तो सोचने के बाद जो है वो आगे उस विषय पर काम भी करना चाहेगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसमें उसको बुराइयों को दूर करने का बल बढ़ेगा, और समाज के सहयोग के लिए वो आगे आएगा। तो उसका जो है, उसकी प्रतिभा जो है, अंदर जो वो कुंठित हो रहा है, लेकिन वो जब निकालता है अपनी बात को बाहर, तो उसकी प्रतिभा निखरती है, और इस तरह से जो है उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, और बच्चा जो है बहुत रचनात्मक रूप से आगे बढ़ता है। इस तरह से जो है इन विषयों के द्वारा भी हम सोशल साइंस के विभिन्न विषयों को, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स को क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सोशल साइंस के टीचर को एक बात का ध्यान देना होगा, क्योंकि जब डिस्कशन होते हैं, डिस्कशन लंबा भी चल सकता है, तो जरूरी नहीं कि निष्कर्ष हम लिमिट टाइम में हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाए, और हमारे पास क्लासरूम में समय निश्चित होता है। तो हम ऐसा विषय का चयन करें कि बच्चा उसमें उलझ न जाए, जो उसके स्तर का विषय है, जो उसके सिलेबस का विषय है, उन विषयों को लेकर के अगर हम क्लास में उसको डिस्कशन के लिए प्रेरित करते हैं, तो निश्चित तौर पर बच्चा जो है उस पर अपना निष्कर्ष निकालेगा, उस पर जो है वो आगे बढ़ेगा, और उसको अपने जीवन में भी उतारेगा। अब बहुत बड़ा विषय दे देते हैं तो वो नहीं कर सकेगा। अब जैसे मान लीजिए कि उसको हम बोल देंगे कि बताइए भारत की वर्तमान राजनीतिक प्रणाली में क्या गुण है, क्या दोष है, तो यह विषय बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसको तो बहुत बड़ा जाएगा, तो यहाँ पर जो है बच्चा थोड़ा बोझिल हो जाएगा। तो सोशल साइंस के शिक्षक जो होते हैं वो क्लास की व्यवस्था को अच्छा बना के रखेंगे, ताकि बच्चा जो है शोरगुल ज़्यादा न करे, विषय को ढंग से रख सके, आपस में चर्चा कर सके, बहुत ज़्यादा शोर ना हो क्लास में, एक सिस्टम से जो है वो अपने निष्कर्ष पर पहुँच जाए। और समय लिमिट होना चाहिए, समय बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो जो है फिर विकराल रूप कर सकता है, और बहुत ही अच्छा नहीं होगा, फिर विषय वहीं पर फंस जाएंगे। इसलिए डिस्कशन मेथड एक आधुनिक शिक्षण प्रणाली है, और इसके तहत जो है सोशल साइंस के टीचर एक अच्छा क्लास को स्थापित कर सकते हैं या प्रतिपादित कर सकते हैं। इस तरह से हम डिस्कशन मेथड के द्वारा सोशल साइंस के विषय को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आता है डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि प्रदर्शन। ये प्रदर्शन प्रणाली है, इसमें जो है हम विषयों का प्रदर्शन करते हैं। अब कैसा विषय का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि ये टू वे चलता है, लेकिन टू वे में मतलब क्या होता है, टीचर एक्टिव ज्यादा रहते हैं, इसमें बच्चा शांत रहता है, बच्चा एक ऑब्जर्वर की भूमिका में होता है। ठीक है, तो इस मेथड के द्वारा जो है टीचर को ये
बाद सबसे पहले ये तय करना होगा कि हम जिस विषय को लेकर के कल क्लास में जाएंगे, एक विषय तय करना होगा। इसकी तैयारी शिक्षक को, सोशल साइंस के टीचर को पहले से करनी होगी कि कौन सा विषय का डेमोन्स्ट्रेशन हमको देना है क्लास में, और उसकी तैयारी हम पहले करेंगे। और इसमें जो है जैसे कभी कभी होता है कि शिक्षक भी उस तरह से प्रदर्शन करके विषय को बताते हैं, उसके लिए शिक्षक भी एक रोल की भूमिका में होते हैं। कुछ बच्चों को जो है कैरेक्टर निर्धारित पहले से कर देते हैं कि आप ये बनेंगे, आप ये बनेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो फसल ही पढ़ा रहे हैं तो कुछ किसी को सरसों बना दिए, किसी को गेहूं बना दिए, या हम संसद की कार्यवाही बता रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही बता रहे हैं, तो उस तरह से हम जो है सदस्यों को उस तरह से पहले से ही उसका रोल बता देंगे। या हम औपनिवेशिक काल में जो हम देखें कि किस तरह से भारतीयों के का शोषण अंग्रेजों के द्वारा होता था, तो भारतीय हरिश्चंद्र ने जो नाटक लिखा था भारत दुर्दशा, उसी पर अगर हम बता रहे हैं बच्चों को, तो वहां पर हम पहले से कैरेक्टर को तय कर लेंगे कौन क्या रोल प्ले करेगा। ये अचानक से क्लास में आकर के नहीं होगा, इसकी तैयारी पूर्व से करनी होगी। और इसमें जो है बाकी जो बच्चे हैं क्लास में, वो बच्चे जो है वो देखेंगे, और देखने के बाद जो है वो सीखेंगे। कहते भी नहीं शिक्षा प्रणाली में ये बात है कि हम देख करके सीखते हैं, कर करके सीखते हैं, सिर्फ लेक्चर से कम सीखते हैं। जो हमारा पहले जो चलता था प्राचीन पद्धति, उससे कम करके देख करके जो प्रत्यक्ष जो हमको दिखता है उससे वो बहुत जल्दी उसको ग्राह्य कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। इस तरह से जो है इस विधि में शिक्षण जो है करा सकते हैं। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को सक्रिय रखना है। तो कैसे सक्रिय रखेंगे? टीचर तो यहाँ रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे को तो रोल प्ले करा, लेकिन कुछ बच्चे को देखेंगे तो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है सही से कि नहीं, वो देख रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपना ध्यान भटका रहा है, कहीं इधर उधर तो काट नहीं रहा है, या वो सो तो नहीं रहा है। तो इस तरह से जो है टीचर को इस पर ध्यान रखना होगा। और इसमें जो है बच्चा जो है उसमें उसके अंदर जो है किसी चीज को देखने की क्षमता बढ़ती है, किसी चीज को सुनने की क्षमता बढ़ती है, वो उसके डायलॉग्स को सुनेगा, वो जो रोल प्ले कर रहा है उसको वो देखेगा। तो इस तरह से जो है वह उसका वो जब देखता है तो उसके स्मरण शक्ति बढ़ते हैं, उसके विचार शक्ति बढ़ते हैं। वहां पर जो वो देखेगा तो सोचने लगेगा कि उस समय क्यों भारतीयों की इस तरह की स्थिति थी, अंग्रेज क्यों इसका इतना शोषण करते थे, और जो नाटक में दिखाया है किस तरह से आर्थिक स्तर से शोषण होता था, सामाजिक स्तर से शोषण होता था, तो राजनीतिक स्तर से शोषण होता, तो वो समझने लगेगा कि इसका मतलब कि समाज उस समय जो हमारा भेदभाव में युक्त था समाज, और समाज में एकता नहीं थी, ऊंच नीच की भावना थी, अमीर गरीब की खाई थी, अशिक्षा थे। तो इस तरह से जो है उसके बाद देखेगा कि वो जो आर्थिक क्रियाकलाप कर रहा है उसमें उसको बहुत ज्यादा वैज्ञानिक ज्ञान नहीं, इसके कारण से जो है शिक्षक अंग्रेजों के द्वारा उसका शोषण होता था। और अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था कि वो यहाँ से सिर्फ आर्थिक मुनाफा कमाए, इसके लिए वो हमारे समाज के विभिन्न पक्षों को तोड़ता था। तो इस तरह से वो क्या करेगा, उसके विचार शक्ति बढ़ेंगे, और प्रत्यक्ष जो देख रहा है तो उसके अंदर जो है एक कह सकते हैं कि देश प्रेम का भी भाव पैदा होगा, और वो उस विषय को समझेगा, अपने भारतीयों के दर्द को समझेगा, उस काल में जो घटना घटी उसका वो अनुभव करेगा, तो प्रत्यक्ष उसको ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर ही रोल प्ले करके जो है उसको बताएंगे। क्लास में जो है बहुत सारा ऐसा वीडियो दिखा करके या बहुत सारा ऐसा पिक्चर जो कि उसका सीरीज बना करके जो है उसको दिखा सकते हैं, और उसको वहाँ पर टीचर की बहुत बड़ी भूमिका होगी कि टीचर शिक्षक जो है उसको एक एक पॉइंट पर डिल करके बताएंगे कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, इसका असर क्या हुआ, इसके प्रभाव क्या पड़े। इस तरह से जो है सोशल साइंस के टीचर जो है इसको एक सीमित समय में, क्लास में 40 मिनट 35 मिनट तो 40 मिनट समय मिलते हैं, सीमित समय में जो है वह बच्चों को उस विषय की जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रदर्शन विधि में समय की बचत होती है, समय की बचत होती है, और इस विधि में जो है वो फायदेमंद है, आधुनिक विधि है, फायदेमंद है, और बच्चा इसको ग्रहण करता है। और यहाँ पर एक जो टीचर है, सब्जेक्ट टीचर है, सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक है, उनको एक बात का ध्यान रखना होगा कि
अच्छे शिक्षक का यही कर्तव्य है कि वो क्लास को शांत बना के रखे और जो विषय को बताना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, उस पर बच्चा पूरा ध्यान दे सके। तो यहाँ पर टीचर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इसमें एक चीज और भी शिक्षक को करना होगा कि जो भी वो दिखा रहे हैं तो अचानक से जाके नहीं, उसकी पूर्व की तैयारी करके वो उस विषय को क्लास में रखेंगे, तब ये मेथड बहुत ही प्रभावशाली होगा क्लासरूम में, डेमोंस्ट्रेशन मेथड। उसके बाद है प्रोजेक्ट मेथड। अब प्रोजेक्ट मेथड हम लोग सब लोग जानते हैं कि आज के समय में ये मेथड बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रणाली के द्वारा जो है वो करेगा, देखेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर इस विषय के निष्कर्ष पर पहुंचेगा। ठीक है, तो इस मेथड के द्वारा भी सोशल साइंस के टीचर जो है बच्चों को विषय का ज्ञान बहुत अच्छे ढंग से करा सकेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक प्रिंसिपल है लर्निंग बाय डूइंग, और इसी प्रिंसिपल के आधार पर, इसी सिद्धांत के आधार पर हम प्रोजेक्ट वर्क जो करवाते हैं या प्रोजेक्ट मेथड जो होता है हमारा, वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है कि कोई विषय है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से होता है। मान लो कि कोई विषय दे दिए, बच्चा को दे दिए कि आप जो है जाकर के आप एक प्रोजेक्ट बनाइए कि बैंक में जो बैंकिंग प्रणाली है वो कैसे काम करती है। ठीक है, या बच्चा को दे दिए कि जो मुद्रा और साख एक विषय है 10th में, तो उसमें जो है मुद्रा क्या है या उसके शाख क्या क्या है, वो किस तरह से औपचारिक तरीके से काम करता है या अनौपचारिक भी तरीका है उसका, तो वहां पर उसको हम एक प्रोजेक्ट बनाने दे सकते हैं कि आप ये तैयार कीजिए, आप प्रोजेक्ट बनाइए कि बैंक में किस तरह से कार्य होता है, किस तरह से वो बैंक में पैसा डिपॉजिट होता है, किस तरह से बैंक उन पैसों का प्रयोग करता है, किस तरह से चेक हम भरते हैं, किस तरह से जो है बैंक हमको पैसा देता है, और उन पैसों का बैंक क्या करता है, अपना बैंक जो है जो हम पैसा रखते हैं हमको कितना ब्याज देता है, और जो पैसा जो कर्जदाता को जो दे रहा है, जो पैसा हम रख रहे हैं उससे वो कितना ब्याज लेता है, ये सारी प्रणाली बैंकिंग क्रिया प्रणाली जो है उसका आप पूरा विवरण आप तैयार कीजिए, उस पर एक प्रोजेक्ट बनाइए। तो इसके लिए यहाँ पर सोशल साइंस के टीचर को बहुत सक्रिय होना होगा, क्योंकि बच्चा को हम ऐसे नहीं भेज सकते, कोई बैंक में उसको ऐसे नहीं घुसने दे देंगे हाँ उनको हम बताते हैं। वहाँ पर जो सोशल साइंस के जो टीचर हैं उनको उनके समर्थन में जाना होगा, बैंक से बात करनी होगी, और बात करके जो है वो उस विषय पर उसको बताना होगा कि ये बच्चा इस विषय बैंकिंग कार्य प्रणाली पर एक प्रोजेक्ट बना रहा है, तो आप थोड़ा जो मेन बातें हैं जो जनरली जानना चाहिए बच्चों को सेकेंडरी लेवल तक, उन बातों की जानकारी आप इनको दीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा जो प्रोजेक्ट बना रहा है उस प्रोजेक्ट में वास्तविकता आएगी, क्योंकि वो वहाँ पर सुन के समझ के जानकारी दे करके वो बना रहा है, और जब वो गया वहाँ पर जो काम कर रहे हैं लोग उनके काम करने का तरीका देखेगा तो उससे उसको अनुभव भी मिलेगा, अनुभव भी प्राप्त होंगे कैसे काम होता है, और स्वतंत्र तरीके से अगर वो काम करता है तो वो क्रियाशीलता भी आएगी उसमें, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, तो कोई दबाव डाल करके उसको जो है ये काम करवा रहा है, क्योंकि उसको सीखना है बैंकिंग कार्य प्रणाली। उसी तरह से पोस्ट ऑफिस के कार्य को देखेंगे, उसी तरह से मान लीजिए कि कृषि के क्षेत्र में अगर हम प्रोजेक्ट बनाने दे रहे हैं कि आप पता लगाइए कि जो है ये बाढ़ग्रस्त इलाका है, तो क्यों है बाढ़ग्रस्त इलाका, तो वैसे में उस तरह के एरिया में जाकर के वहाँ के लोगों से मिलेगा कि उससे क्यों बाढ़ आ जा रहे हैं, तो बाढ़ से उनको क्या परेशानी है, सामाजिक जीवन पर क्या असर पड़ता है, उनके आर्थिक जीवन पर क्या असर पड़ता है, तो फ्यूचर में उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो जा करके बच्चा यहाँ पर क्या है कि उस स्थान पर जा करके वहाँ के व्यक्ति विशेष से मिलेगा, वहाँ पर जो परिवेश है उससे वो सारी जानकारी को इकट्ठा करेगा, और जानकारी जब इकट्ठा करेगा तो वास्तविक स्वतंत्र और अनुभव के द्वारा प्राप्त करता है, और जिससे क्या होगा
कि वह एक उद्देश्य तक पहुंच जाएगा कि उसने इस विषय पर एक प्रोजेक्ट बनाया। उसका उद्देश्य था कि वह निष्कर्ष को रख दे कि ये काम वहाँ पर ऐसे ऐसे होता है, उसकी उपयोगिता क्या है उसके जीवन में। तो यहाँ पर उपयोगिता में भी हम देखेंगे कि बच्चा जब किसी प्रोजेक्ट पर काम करता है तो वो जो सीखता है, सुनता है या दूसरों से पूछ करके एक रिपोर्ट तैयार करता है, सारा रिपोर्ट तैयार करेगा और तैयार करने के क्रम में जो सीखना समझना जो करता है, अनुभव जो प्रत्यक्ष के आधार पर उसको अनुभव प्राप्त होते हैं, वो आगे उसको हो सकता है कि वो उसको रोजगार में भी अपनाए। सिर्फ उसको किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखेंगे, हो सकता है वो रोजगार भी उस दिशा में अपनाए और साथ ही साथ उस समाज के उस प्राणी से भी वो आत्मीय संबंध से जुड़ जाएगा। कई तरह के लोगों से उसका आपसी संपर्क होगा, उनके साथ आत्मीय संबंध बनेंगे तो समाजवाद का भाव बढ़ेगा। उसके बाद अपने भौगोलिक परिस्थिति के बारे में भी जानेगा या आर्थिक परिस्थिति के बारे में भी जानेगा। तो इस तरह से बच्चों में जो है विभिन्न तरह के नेतृत्व क्षमता कह सकते हैं या सामाजिक आत्मीयता का भाव आएगा और अनुभव के आधार पर अगर वो उसको करता है तो उसको अपने जीवन में भी उतार सकता है, भविष्य में वो उसको रोजगार में भी अपना सकता है कि ये खेती करना बहुत ही अच्छा काम है, इस तरह से खेती करेंगे, ऐसा मेहनत करेंगे, इस मौसम में फसल का उत्पादन करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है भारत के आर्थिक विकास में या प्राथमिक क्रियाकलाप में सहयोग देंगे। इस तरह से बच्चा जो है प्रत्यक्ष के आधार पर एक प्रोजेक्ट को पूरा करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें और भी बहुत सारे गुण आते हैं बच्चों में। गुण क्या आता है कि बच्चों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे बढ़ता है कि मान लीजिए कि किसी काम को वो कर रहा है, किसी विषय पर वो प्रोजेक्ट बना रहा है। अभी जैसे कि प्रोजेक्ट दिया गया सोशल साइंस में भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक दल पर एक प्रोजेक्ट बना, तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पर वो देखेगा कि कौन कौन से भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से उसको गुजरना पड़ता है, वो उसको देखेगा। उसके बाद देखेगा सबसे पहले कौन सी राजनीतिक संस्था बनी, तो इस तरह से जो है उसके बाद कौन कौन से ऐसे राजनीतिक दल बने, तो उसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था, तो उसको वो खोजेगा अपने देश में कि अगर इसकी स्थापना इस उद्देश्य से हुई है तो क्या वह अभी समय में उस उद्देश्य की पूर्ति हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। अगर नहीं हो पा रही तो बच्चा उसके लिए प्रेरित, अपने आप को भी प्रेरित करेगा, लोगों को भी बताएगा और उसको जानकारी भी हो जाएगी कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बढ़ता है और साथ ही साथ उसमें उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। उसको लगता है अरे हम तो कर ली, हमने इस पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया, हमने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की, हमको विस्तृत ज्ञान मिला, तो उसका आत्मबल बढ़ता है, तो उस विषय में उसका इंटरेस्ट जागता है। सोशल साइंस के विषय को बहुत ही मन लगा के पढ़ता है। हालांकि सोशल साइंस के विषय में सोशल साइंस का विषय से ऐसे भी बच्चा लोग भागता है, लेकिन इस मेथड के द्वारा उसमें इंटरेस्ट बढ़ेंगे और उसके अंदर सामाजिक भावना बढ़ेगी। जैसा कि हमने जिक्र किया कि वो आत्मीय संबंध उसके बनेंगे उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ, जिनके साथ उसने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की और इस तरह से जो है वह खुद से करेगा। खुद से जब करेगा तो उसको बहुत ही खुशी की अनुभूति होगी और इस तरह से जो है वह प्रयोग के आधार पर अपने उसके प्रयोग की क्षमता का विकास होगा। इसके आधार पर जो है उसके ज्ञान की वृद्धि होगी। ये प्रोजेक्ट वर्क में ये बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ पर हम करना चाहेंगे कि यहाँ पर भी है, क्योंकि सोशल साइंस के जो टीचर हैं यहाँ पर थोड़ा उनको गाइड करना होगा बच्चों को। अगर हम कोई प्रोजेक्ट देते हैं तो उस प्रोजेक्ट में कितना समय लगेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट कभी कभी खर्चीला भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा समय लगता है। हम चाहेंगे कि 2 घंटा 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट में हम किसी प्रोजेक्ट को तैयार करके संभव नहीं है, तो समय लगता है और विषय उसका रुचिकर होना चाहिए। समय भी निश्चित करना चाहिए कि इतना समय में हम इस विषय को पर प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो एक शिक्षक को ये पता होता है, एक आचार्य को ये पता होता है कि इस विषय पर अगर हम और रिसर्च करता है, खोजबीन करता है,
बच्चा को पहले से ही वो बताएंगे कि इतना समय में आपको इस प्रोजेक्ट को तैयार करना है, और उनके रुचि का विषय अगर हम देते हैं तो वो बहुत ही मनोयोग से जो है इस पर काम करेगा, और इसमें संसाधन भी लगते हैं और बहुत ज़्यादा समय भी लगता है, गहन अध्ययन होता है। तो वहाँ पर एक सोशल साइंस के टीचर की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि बच्चों के लिए वो हमेशा खड़े रहेंगे। अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये विषय हम कैसे बनाएं, तो उनको बताएंगे कि प्रोजेक्ट पर हम काम कैसे करते हैं, किस तरह से किसी विषय का हम प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। उसको प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए आपको कहाँ कहाँ जाना होगा, किस किस से संपर्क करना पड़ेगा, और उसको आप इकट्ठा कीजिए। उसके बाद उसको हम जो है उसको संग्रहित करेंगे, और संग्रहित करके जो है उसको एक निष्कर्ष बताइए। उसको फिर बता सकते हैं, सोशल साइंस के टीचर को ये बताना चाहिए कि ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया, ये प्रोजेक्ट जो है मेरे लिए और समाज के लिए किस तरह से फायदेमंद है। इस तरह से प्रेरित करके अगर हम प्रोजेक्ट वर्क में लगाते हैं बच्चों को, तो निश्चित तौर पर ये जो पद्धति है ये बहुत अच्छी है और बहुत आधुनिक है। और अभी की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और उसमें इसी पद्धति पर विशेष जोर दिया गया है कि हम जब करेंगे तभी सीखेंगे, और वो जो मेरा ज्ञान होगा वो परमानेंट ज्ञान होगा, परमानेंट नॉलेज होगा, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह से जो है प्रोजेक्ट मेथड पर हम काम करते हैं, और इसमें टीचर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सोशल साइंस के टीचर को इस पर ध्यान देना चाहिए क्लास में, और बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। इसके बाद अगला है फील्ड ट्रिप। देश दर्शन भी इसको हम कह सकते हैं, इसको अलग अलग नामों से बोलते हैं, टूर पर भी जाते हैं, एजुकेशनल टूर पर भी जाते हैं। इस तरह से जो है फील्ड ट्रिप के द्वारा जो है हम बहुत सारे ऐसे विषयों का ज्ञान हम बच्चों को दे सकते हैं। अब इसके लिए जो है यहाँ पर इसमें भी एक सीमित समय नहीं लगेगा, इसमें बच्चा और टीचर दोनों क्रियाशील, दोनों को इसमें कार्य करना होगा, क्योंकि इसके तहत जो ज्ञान मिलता है बच्चों को, वह बहुत सारे इंफॉर्मेशन के आधार पर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को वो देखता है, बहुत सारी ऐसी जानकारी उसको मिलती है, और बहुत सारे ऐसे जगहों पर जाकर के वहाँ के हर एक पक्ष को वो देखेगा, और देखने के बाद जो है वह उसके आधार पर जो है निष्कर्ष पर पहुँचेगा और उस विषय का वो आंसर कलेक्ट करेगा। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी सोशल साइंस के जो टीचर हैं उनको जो है ये पहले से तय करना हो कि फील्ड ट्रिप में वो कहाँ पर ले जाएंगे, क्या सिखाना चाहते हैं, क्योंकि सेकेंडरी लेवल तक तो हम उसको उसी विषय के अंतर्गत वैसे वैसे जगहों पर ले जाएंगे जहाँ पर कि वो बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकता है। मान लो कि अगर हमको उसको इतिहास में अगर हमको कुछ बहुत सारा दिखाना है, तो कोई ऐसा ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर हम ले जाएंगे, और जो कि वो पढ़ते हैं उसके व्यवहार में है, और उसको जो वो देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि ये जगह क्या है, यहाँ पर जो वातावरण है वो कैसा है, और यहाँ पर किस राजा के समय में इसको बनाया गया था, और इसको बनाने में कौन कौन से ऐसे मटेरियल का यूज किया गया, और इसके बनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य है, कहाँ पर वो सभाएं करता था, कहाँ पर वो साधारण सभा या खास सभा करता था, या किस तरह के महलों में रहता था, और उसकी जो किले की जो मतलब वो किलाबंदी जो किला जो पूरा घेरेगा तो उसके बाउंड्री वॉल आखिर उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है। इस तरह से हम जो है उसको इस तरह के वो देश दर्शन में ले जा करके बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस को दिखा करके जो है इतिहास की विभिन्न तरह की जानकारी उसको हम दे सकते हैं। तो वहाँ पर वो देखेगा, सीखेगा, और उसको छू करके देखेगा, स्पर्श करके देखेगा, तो वो समझेगा कि क्या क्या मटेरियल है, क्या कब बना, किसने बनाया। क्योंकि वहाँ पर एक काम ये भी हो सकता है कि अगर हमको वहाँ किसी गाइड को अगर हम रख लें तो गाइड जो है वो विस्तृत जानकारी बच्चों को देंगे, और इस तरह से। लेकिन वहाँ पर सोशल साइंस के जो टीचर हैं उनको भी अगर हम ले जा रहे हैं, लाल किला दिखाने ले जा रहे हैं, तो लाल किला के बारे में हमको विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गाइड में भी गलत बता दें तो वहाँ पर बच्चा का ज्ञान हमारा गलत हो जाएगा। तो टीचर को भी ध्यान रखना होगा कहाँ ले जा रहे हैं, किस विषय को दिखाने ले जा रहे हैं। मान लीजिए कि हम
प्राथमिक क्रियाकलाप ही दिखाना चाहते हैं, तो प्राथमिक क्रियाकलाप के तहत जो है खेत ले जाएंगे, खेतों में ले जाएंगे जहाँ पर कृषि कार्य होता है, जहाँ पर पशुपालन कार्य कर रहे हैं लोग वहाँ पर ले जाएंगे, तो वहाँ ले जाकर के उनको दिखाएंगे। तो इस तरह से या कोई ऐसा जगह ले जाएंगे, किसी हिल स्टेशन पर ले जा सकते हैं, तो इस तरह से जो है उसको दिखा करके उसका प्रत्यक्ष अनुभव करा करके वहाँ के परिवेश से परिचित करा करके जो है हम उसको विषयों का ज्ञान देते हैं। इसका फायदा है, इसका फायदा क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि जब हम फील्ड ट्रिप पर ले जाते हैं बच्चों को, तो वो जो जो चीज़ देखता है उसके ज्ञान का विकास होता है, ज्ञान का विकास, क्योंकि वहाँ पर उसको ये सिर्फ घूमने की प्रक्रिया नहीं है, उसको हम पहले समझाएंगे कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर जो है विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करेंगे, वहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी है, वहाँ के लोगों का आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, वहाँ का भौगोलिक वातावरण कैसा है, उस भौगोलिक वातावरण में उस एनवायरमेंट में लोग कैसे रहते हैं। इस तरह से जो है हम उनको ये बातें बता करके ले जाएंगे, तो वो क्या करेगा कि उसको बताएंगे डायरी में भी रखना है, जहाँ पर आपको विशेष जानकारी मिले उस विशेष जानकारी को आप डायरी में नोट करेंगे, ताकि बाद में जब आप उस अपने अनुभव को, उस देश दर्शन के अनुभव को अगर लिखेंगे तो इसमें स्पष्ट जानकारी हो पाएगी कि आपने वहाँ पर से क्या सीखा, उन परिस्थितियों में, उन व्यवहारिक ज्ञान, उन भ्रमण में जो है आपने जो सीखा तो क्या सीखा। और इसमें क्या होगा, उनके अंदर व्यवहार का ज्ञान तो बढ़ेगा, उनके अंदर सौंदर्यकरण भी बढ़ेगा। कि जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर हम ले गए हैं घुमाने के लिए, तो वहाँ पर जो है वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, समाज में जो लोग हैं, तो निश्चित तौर पर उन लोगों से वो मिलेंगे तो उनका सामाजिक व्यवस्था कैसा है, कैसे लोग रहते हैं, किस तरह की व्यवस्था है, तो इसको वो देखेंगे। अब देखेंगे कि ये लोग जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए किस तरह मतलब कौन कौन सा काम करते हैं, तो उससे वो परिचित होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो किसी जगह पर ले गए तो बहुत सारे ऐसे कला कृति को भी लोग बनाते हैं, तो कहीं जैसे घर पे जाते हैं पूर्वोत्तर की तरफ, तो बांस का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो वैसे जगहों में ले गए तो वहाँ पर जैसे हम देखेगा बच्चा कि बांस से कौन कौन से ऐसे उपकरण बना रहा है, या नहीं हम बहुत दूर ले जा सके, आसपास के क्षेत्रों में ही ले जा सकेंगे, एक ऐसे जगह ले जाएंगे जहाँ पर देखें मिट्टी का बहुत सारा बर्तन बना रहा है, तो वहाँ की मिट्टी के जो बर्तन बना रहे हैं लोग, तो उनसे आत्मीय संबंध बनेगा, उनसे पारिवारिक और सामाजिक संबंध बनेगा, और वो जो बना रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, तो इसमें वो किस तरह से कैसे मेहनत कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं, इससे जुड़ेगा और उसको सीखने का प्रयास करेगा, तो आगे वो आर्थिक उपार्जन का उसका स्रोत भी बन सकता है, इस पर वो बड़ा सा काम भी कर सकता है। और इस तरह से जो है कि कैसे उनका रहन सहन है और उनकी संस्कृति कैसी है, किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो फील्ड ट्रिप में क्या होता है, सौंदर्यकरण का बोध तो होता है, व्यवहार का बोध तो होता ही है, साथ ही साथ जो है बच्चों के ज्ञान कौशल, व्यवहार कौशल, और हम कर सकते हैं कि उसको उसके आत्मबल में भी वृद्धि होती है कि वह भी वह काम करके जो है अपनी आगे जो है वो अपने आप को खड़ा कर सकता है, अपनी जीविका चला सकता है, बहुत कुछ सीखता है फील्ड ट्रिप में बच्चा। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उसको सिखाना होगा, बताना होगा, समाज के लोगों से उसको जोड़ना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ये एकदम प्रत्यक्ष ज्ञान देता है। ये जो ज्ञान आता है एकदम सही आता है, परफेक्ट आता है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं होती। बच्चा जो देखेगा सीखेगा तो उसको अपने जीवन में उतारेगा, वो उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसके बाद है क्वेश्चनिंग। अब क्वेश्चनिंग मेथड ये बहुत अच्छा मेथड है, ये भी आधुनिक मेथड के रूप में हम इसको जानते हैं, क्वेश्चनिंग मेथड को। और इस मेथड के जनक सुकरात को हम जानते हैं। तो उन्होंने इस मेथड में कहा कि अगर हम किसी विषय, सोशल साइंस का जो विषय है, सामाजिक विज्ञान का विषय है, सिर्फ हम व्याख्यान कर दें तो उससे जो है विषय सही ढंग से बच्चों के बीच में नहीं जा सके। तो क्वेश्चन आंसर मेथड के द्वारा अगर क्लास में पढ़ाई हो, दोनों तरफ टू वे क्लास हो, तो बच्चों के ज्ञान का विकास होता है। और ये मेथड बहुत ही अच्छा है और इसमें बच्चा
जो है एकदम कह सकते हैं कि निष्कर्ष पर पहुंचता है, या टीचर जो भी विषय पढ़ा रहे हैं तो उसको उस विषय को रख रहे हैं, तो बच्चा के मन में ये है कि टीचर जो बता रहे हैं वो उनसे क्वेश्चन, क्योंकि टीचर का है दायित्व जो विषय हम रख रहे हैं उससे क्वेश्चन भी राइज करते जाएंगे, ठीक है, और बच्चों को ये बता देंगे कि इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर जो टीचर का एक संज्ञानात्मक उद्देश्य है कि वह जो विषय बता रहे हैं वो बच्चा ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसको जो है वो क्वेश्चनिंग के द्वारा जो है उसके ज्ञान को परख सकते हैं। तो जो पढ़ाएंगे वो उसको उसका क्वेश्चन करेंगे और उसका वो जवाब बच्चा देता है, तो वहाँ पर लगेगा कि हाँ बच्चा उसको ग्रहण कर रहा है। और यहाँ पर जो है क्या होता है कि बच्चों को ये भी बता दिया जाएगा कि ऐसा नहीं, यहाँ पर टीचर को एक बात की ध्यान देनी होगी कि क्लास में वो ऐसा नहीं कि सेलेक्टेड बच्चों से ही क्वेश्चन करें या रोल नंबर वाइज क्वेश्चन करें। अगर ऐसा होने से क्या होगा कि बाकी बच्चे के मन में लगेगा अरे रोल नंबर के हिसाब से तो हम इसमें एक्टिव नहीं रहेंगे, मेरा रोल नंबर बहुत पीछे, रोल नंबर पूछते 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 पीछे चला जाएगा। और सेलेक्टेड बच्चा है तो फिर जो एवरेज बच्चे हैं, थोड़ा कमजोर बच्चे हैं, तो उनको लगेगा हमसे तो कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो वहाँ पर सोशल साइंस के टीचर की बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए कि उनको सारे बच्चों को एक्टिव करना है इस क्वेश्चनिंग मेथड के द्वारा। तो वो जो विषय रख रहे हैं वो कभी भी किसी भी समय जो है वो पहले से तय करें, किसी भी बच्चे को हम उठा करके इस क्वेश्चन का जवाब पूछेंगे और जिनको जवाब आता है वो हाथ उठाएंगे, ठीक है। तो वैसे में वो उनको सेलेक्ट कर ले, आप बोलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। तो इस तरह से इस मेथड से क्या होता है कि सारे बच्चे को हम एक्टिव रख पाते हैं, क्योंकि बच्चा के मन में ये बैठा रहता है कि हमको टीचर हम में से किसी को भी कहीं पर भी उठा सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो ध्यान से आपके विषय को सुनेगा और बच्चा क्रियाशील बनेगा, उसके ज्ञान का विकास होगा। तो इस तरह से जो है हम विषय वस्तु में उसकी भागीदारी कर सकते हैं, उसके ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, उसके मौखिक जो स्तर है, वो जो बोलने का जो स्तर है उसका विकास कर सकते हैं। लेकिन वो बोलेगा तो हेजिटेशन खत्म होगी, हेजिटेशन खत्म होगी तो उसमें आत्मबल बढ़ेगा और आत्मबल बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उस विषय को वो ग्रहण कर लेगा। इस तरह से क्वेश्चन मेथड में बहुत सारे टाइप्स हैं, क्वेश्चन में टाइप भी है, जैसे कुछ ओपन क्वेश्चन है, क्लोज क्वेश्चन है, प्रोबिंग क्वेश्चन है, या क्लैरिफाइंग क्वेश्चन है। तो हमको बच्चों के कैटेगरी के अनुसार ही क्वेश्चन करना चाहिए। ऐसे ओपन क्वेश्चन है, वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें व्हाट व्हाई हाउ ऐसा करके क्वेश्चन होता है, वो शॉर्ट होता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो हम जो है वैसा क्वेश्चन हम बच्चों को देखेंगे किस कैटेगरी का बच्चा है और उसी के अनुसार उससे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो कि ओपन होता है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ तुम बताओ, और कुछ क्वेश्चन है कि ये बातें हो गई, ये घटना घट गई तो कैसे हो गया, या तुम किस निष्कर्ष पर पहुंचे हो तो कैसे हुआ, तुमने क्या अनुभव किया, इस तरह से, या हम जो विषय को रखे उससे तुम क्या सीखे बताओ, क्या तुम उसको ग्रहण किए। तो लेकिन एक टॉपिक जो है इस तरह के क्वेश्चन में हम जो एवरेज बच्चे हैं या जो कमजोर बच्चे हैं उनको इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे वो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसको बहुत सारे ऐसे वे में हम क्वेश्चन पूछते हैं, 3 वे 4 वे 5 वे में हम क्वेश्चन पूछते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। हम एक क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन रख दिए और उसमें जो है बच्चों को एक पॉइंट आप बोलो, एक पॉइंट आप बोलो, एक पॉइंट आप बोलो, तो बच्चों के मेंटल लेवल के आधार पर हम जो है क्वेश्चन को बच्चों के बीच में फेंकेंगे और उसके आधार पर उनको हम क्वेश्चन पूछेंगे और लास्ट में हम क्लैरिफाई करेंगे, दूसरे बच्चे को भी खड़ा करेंगे कि जो विषय आया है उस विषय पर जो क्वेश्चन आया है तो अंत में इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, तुमने क्या सीखा, क्या ग्रहण किया। इस तरह से जो है क्वेश्चन करेंगे और इस तरह से जो है क्लासरूम को अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसमें जो है बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है और उसको जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक साइंटिफिक मेथड है और यहाँ पर जो है बच्चा को हम विषय देंगे, टीचर की भूमिका है, टीचर पहले से तय करेंगे, विषय दे देंगे और विषय दे देंगे तो बच्चा को बोलेंगे कि इसको तुम सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा अपने दिमाग का प्रयोग करेगा, दिमाग का प्रयोग करेगा और दिमाग का प्रयोग करके जो है वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा और निष्कर्ष पर पहुंचेगा तो वहां पर
उसके ज्ञान का विकास होगा। जैसे कि अभी हमने एक विषय आया था कि निर्धनता एक अभिशाप है, तो यहाँ पर इस निर्धनता एक प्रॉब्लम है, ये समस्या है, हमारे समाज की समस्या है। तो यहाँ इस पर हम बच्चा को बोलेंगे कि इसको इस सामाजिक समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप चिंतन मंथन करके जो है उस प्रॉब्लम को उसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। डिबेट है, तो डिबेट के द्वारा भी हम जो है 2 ग्रुप में बांट करके जो है डिबेट के द्वारा जो है हम क्लासरूम को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसमें बच्चों को कैटेगराइज करके जो हम करेंगे। यहाँ पर टीचर जो है पूरा अटेंशन में रहेंगे कि बच्चा किस तरह से उस डिबेट में भागीदारी कर रहा है। तो इस तरह से जो है स्पीकर बनाएंगे, एक सकारात्मक बोलेगा, एक नकारात्मक बोलेगा। तो इस तरह से जो है सकारात्मक नकारात्मक पक्ष रख करके जो है हम जो है उस डिबेट के निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। उस विषय को रख करके इस तरह से जो है सोशल साइंस के क्लास में इस पद्धति को अपना सकते हैं। लास्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग, और ब्रेन स्टॉर्मिंग आजकल हम कर सकते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। और इसमें जो है बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक प्रॉब्लम होते हैं जिसको हम रख करके जो है उसको लिस्ट आउट करते हैं। लिस्ट आउट करके जो है बच्चों के बीच में उस प्रॉब्लम्स को देते हैं और हम उनको कहते हैं कि इस पर आप जो है चिंतन मंथन करके जो है किस तरह से जो है विषय पर या उसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। या ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होता है इंडिविजुअल भी होता है और ग्रुप में भी होता है। बच्चा खुद से ही उस पर सोचेगा, समझेगा, अपना डिसीजन लेगा। लाख लोग कुछ भी बोले लेकिन वो खुद ही उस पर चिंतन मंथन करके जो है निष्कर्ष पर पहुंचेगा। और इस तरह से उसका जो नॉलेज होगा वो परफेक्ट होगा। उस तरह से ग्रुप में भी ब्रेन स्टॉर्मिंग करवा सकते हैं, जिसमें 4-5 ऐसे लोग हैं जो कि कोई विषय नहीं है, उस विषय पर आपस में जो है अब सब लोग करेंगे। इस तरह से जो है